Hello students, welcome to the top 5 क्वेश्चन सीरीज फॉर यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो अभी रिसेंटली में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, जहाँ पे की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिडिल ईस्ट के अंदर है वो टारगेट हुए हैं। और टारगेट किसने किए हैं? ईरान ने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ पे। और जैसे ही इसराइल ने ईरान पे अटैक किया, उसके की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया, जस्ट उसके बाद ही ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में जो बाकी की इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जहाँ से मेजर सप्लाई चेन का सोर्स है, जो एरियाज मेजर ग्लोबल सप्लाई चेन की सोर्स है फॉर लाइक गैस पेट्रोलियम, वो ईरान ने टारगेट किया। तो ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है क्योंकि इससे क्या है, पूरे ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल हो चुकी है। और इंडिया को भी इस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, वो अपन देखेंगे आगे कैसे पड़ेगा इस चीज़ का इफेक्ट इंडिया पे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली न्यूज़, क्योंकि इस चीज़ का इफेक्ट पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ने वाला है आगे आने वाले दिनों में। तो अपन देखते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है पहले तो, कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेटेड इन मिडिल ईस्ट। As of March 2026, the conflict between Iran, Israel, and the United States has escalated into a direct energy war. Specifically, एक सेकंड मैं ड्रॉ भी करता रहता हूँ इसमें। As of March, the conflict between Iran, Israel, and the United States has escalated into a direct energy war, specifically targeting the lifeblood of the global economy. The situation intensified following a series of retaliatory strikes in mid-March, leading to significant disruptions in the Middle East. सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से वो की इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे अटैक हुए हैं। साउथ पार्स गैस फील्ड, सबसे पहला जो अटैक हुआ था वो साउथ पार्स गैस फील्ड पे हुआ था ईरान की। और ये किसने किया था? इसराइल ने स्टार्ट किया ये। और मेजर एस्केलेशन अकर्ड व्हेन इजरायली स्ट्राइक्स हिट ईरान पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैस फील्ड। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट गैस फील्ड है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे नोट डाउन कर लेना। साउथ पार्स गैस फील्ड जो ईरान में, इसका मैं बता देता हूँ, जो साउथ पार्स गैस फील्ड है इसके बारे में वैसे अपन आगे देखेंगे, तभी अपन इसके बारे में और डिटेल में पढ़ लेंगे। दिस साइट इज क्रिटिकल फॉर ईरान डोमेस्टिक एनर्जी एंड इट्स शेयर प्रोडक्शन विद कतर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें क्या है, शेयर प्रोडक्शन होता है इसका कतर के साथ। कतर और ये जॉइंटली से प्रोड्यूस करते हैं इसके अंदर जो भी रिसोर्सेज निकलते हैं। रस लेफान इंडस्ट्रियल सिटी, ये कहाँ पे है? कतर में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन डायरेक्ट रिटेलिएशन फॉर द साउथ पार्ट स्ट्राइक, ईरान लॉन्च मिसाइल अटैक्स ऑन कतर्स प्राइमरी एलएनजी हब। प्राइमरी एलएनजी हब है पूरे ग्लोबल, ग्लोबल एलएनजी हब है ये रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी। जो मेजर सप्लाई होती है ग्लोबली एलएनजी वो यहीं से होती है, कतर से, इस जगह से होती है। और ईरान ने इस पे हिट कर दिया अभी शायद एक दिन पहले ही। जो कतर के जो एक मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर या फिर आई डोंट नो कौन से मिनिस्टर थे, एक बार चेक कर लेना, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था मीडिया के अंदर, उन्होंने कहा था कि इस रिफाइनरी को बनने में एटलीस्ट $26 बिलियन बने थे, लगे थे, उनकी जो कॉस्टिंग आई थी। और ईरान के इस अटैक के बाद वो ऑलरेडी $20 बिलियन लॉस में आ चुके हैं। मतलब $20 बिलियन का जो एसेट है वो डिस्ट्रॉय कर दिया है ईरान ने इस पे अटैक करके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। रिपोर्ट्स इंडिकेट एक्सटेंसिव डैमेज कॉजिंग कतर अ टॉप ग्लोबल एलएनजी एक्सपोर्टर टू हॉल्ट प्रोडक्शन एट मेजर फैसिलिटीज़। मतलब उसको इतना तगड़ा अटैक था ये, इतना एक्सटेंसिव डैमेज हुआ उस इस जगह पे कि उनको पूरा प्रोडक्शन हॉल्ट करना पड़ गया अपने मेजर फैसिलिटीज़ में, जहाँ जहाँ से जो एलएनजी प्रोड्यूस होती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइल नॉट अ फिजिकल प्लांट, कोई फिजिकल प्लांट नहीं है एक्चुअली, वो ओपनिंग है ये, जो गल्फ पर्शियन गल्फ और इंडियन ओशन को जो कनेक्ट करता है। द इफेक्टिव क्लोजर ऑफ दिस चोक पॉइंट बाय ईरान हैज ट्रैप्ड नियरली 20 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे एज इंश्योरर्स रिफ्यूज टू कवर वेसल्स इन द वॉर जोन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इस पूरे वॉर के बाद जो यूएस और इसराइल ने स्टार्ट किया और उसके बाद जो रिटेलिएशन किया ईरान ने, ईरान के पास एक बहुत बड़ा लेवरेज हमेशा से था उस एरिया में। और यूएस और इसराइल की जो प्लानिंग थी वो ये थी कि हम जैसे ही वॉर में एंटर करेंगे, लाइक विद इन अ फ्यू डेज ऑफ एंटरिंग द वॉर, उनकी जो प्लानिंग थी, जो उनके स्टेटमेंट से समझ में आता है, जो उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वॉर एक्सपर्ट्स हैं, जो ये कहते हैं, यूएस और इसराइल की प्लानिंग थी कि हम विद इन अ फ्यू डेज उनके जो हेड ऑफ द स्टेट हैं अयतुल्ला खमीनी, उसको उनको पे अटैक करेंगे, उनको असैसिनेट करेंगे। और जैसे ही वो असैसिनेट होंगे
उसके बाद ईरान में ऑटोमेटिकली ऐसे चेन ऑफ इवेंट्स डेवलप होंगे जिसकी वजह से रेजीम चेंज बहुत ही स्मूथली और इजीली हो जाएगा, और उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन लगते, जो उनकी कैलकुलेशन था, जो यूएस और इसराइल ने कैलकुलेशन किया था। हाउएवर ईरान ने बहुत ही तगड़ा रिटेलिएशन किया, वहाँ पे पूरे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जो यूएस बेसिस लोकेटेड थे उन पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और यूएस को बहुत ही ज़्यादा फिनेंशियल लॉस स्टार्ट होने लग गया। इसराइल पे भी बहुत ज़्यादा अटैक किए ईरान ने और बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन किया है। ऑल दो इसराइल से बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ नहीं रही क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ने सेंसरशिप कर रखी है कि आप एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही चीज़ों को रिपोर्ट कर सकते हो। तो ये वॉर अब ऑलमोस्ट 1 महीने तक खिंच गया है, और जो सबसे बड़ा लेवरेज था ईरान के पास वो ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से 20 मिलियन बैरल ऑयल पर डे ट्रांसपोर्ट होता है और एक ग्लोबल इकोनॉमी की एक लाइफलाइन है एक्चुअली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो ईरान के कंट्रोल में है। और ईरान ने वही किया, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया एक तरीके से। उन्होंने ये बोल दिया कि जो टैंकर्स हैं, जो शिपिंग है, वो वहाँ से पास नहीं होंगी। और वो कौन सी शिपिंग, जो कि सप्लाई है मेजर यूएस कंट्रीज़ को, नेटो कंट्रीज़ को। तो उन्होंने एक तरीके से अपना लेवरेज यूज़ किया और उन्होंने बोला कि हम यहाँ से शिप पास नहीं होने देंगे। हाउएवर 3-4 दिन पहले जब एलपीजी का क्राइसिस इंडिया के अंदर हो गया था, जब इंडियन गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को इन्वोक किया था, उसके बाद अपने डिप्लोमेट्स ने वहाँ पे बात करी, अपनी गवर्नमेंट ने ईरान से बात करी, तो ऑल्दो उन्होंने इंडिया को सेफ पैसेज दे दिया है शिप्स को एक्सेस के, मतलब शिप्स को वहाँ से ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंडिया की तरफ। हाउएवर अगर अपन बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो ईरान ने ज़्यादा एक तरीके से उनको अलाउ किया नहीं है वहाँ से पास करने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और वहाँ जो इंश्योरेंस होता है हर शिपिंग में, जो भी सामान जाता है, ऑयल गैस जो भी जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे इंश्योरेंस होता है कि कल को अगर शिपिंग में कुछ डैमेज हो जाता है, कुछ अगर शिपिंग में कुछ अलग, मतलब कुछ भी अलग, मतलब कोई भी तरीके का डैमेज होता है, तो वहाँ पे इंश्योरेंस उसको पे करेंगे। हाउएवर अब सारे इंश्योरेंस ने हाथ खड़े कर दिए अपने कि भैया वहाँ पे तो बहुत हालत ख़राब है, जो भी शिप्स वहाँ से पास हो रही हैं उस पर ईरान एक तरीके से अटैक करे जा रहा है, और ईरान ने बहुत सारे अटैक किए भी थे ऑयल टैंकर्स वहाँ पे। तो इंश्योरेंस ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए कि भैया अगर आपको ले जाना है वहाँ से ऑयल तो ले जाओ, हमसे नाता छोड़ दो आप, हम तो वहाँ पे इतना ज़्यादा डेंजर है वहाँ पे कि वहाँ पे सारे ऑयल टैंकर्स ही अटैक हो रहे हैं, तो हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि हम हर ऑयल टैंकर के डैमेज होने पे पैसा देते रहे। तो उन्होंने तो अटैक वो बोल दिया कि हम तो नहीं, हम तो भैया इंश्योरेंस नहीं देंगे, आपको जाना है आप अपने बलबूते पे जाओ, जो पैसा आपका लॉस होगा वो आपका है, हमारा कुछ भी नहीं होगा। तो उन्होंने कवर करने से मना ही कर दिया उस वॉर जोन में इंश्योरेंस ने। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। अब क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। द डिस्ट्रप्शन ऑफ रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी इज मोस्ट लाइकली टू कॉज अ ग्लोबल शॉर्टेज इन विच कमोडिटी। ईजी है ये क्वेश्चन, आपने ऑलरेडी न्यूज़ में पढ़ लिया होगा। हाउएवर एक बार आप पॉज करें 10 to 15 सेकेंड्स के लिए इस क्वेश्चन को, और तभी इसका आंसर देखें। A refined petroleum and A refined petrol and diesel, B rare earth element, C liquefied natural gas और D crude oil। तो इसका जो राइट आंसर है वो है C लिक्विफाइड नेचुरल गैस। किसकी ग्लोबल शॉर्टेज होने वाली है? रस लफान इंडस्ट्रियल सिटीज के अटैक्स है लिक्विफाइड नेचुरल गैस की। इसलिए देख लेते हैं। दिस इज द प्राइमरी साइट फॉर कतर्स एलएनजी प्रोडक्शन। एलएनजी प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा यहाँ पे। In a global economy shifting from coal to gas, Ras Laffan is critical to the 21st century as the Ghawar oil field was to the 20th। एक घवार ऑयल फील्ड हुआ करता था पहले, जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था किसके लिए? एलएनजी प्रोडक्शन के लिए। हाउएवर 21st सेंचुरी में, नहीं सॉरी, ऑयल फील्ड थी, ऑयल फील्ड था घवर, एलएनजी नहीं था। 20th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा जो अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी थी वो ऑयल पे थी, जहाँ से मतलब अपन कोल से अपन वो करते थे, ऑयल से अपन ज़्यादातर जो एनर्जी प्रोडक्शन है अपन उससे करते थे। तो घवर बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन अब जैसे जैसे 21st सेंचुरी में आए अपन गैस की तरफ गए, गैस पावर प्लांट्स के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो वहाँ पे यही गैसेस यूज़ करते हैं। एलएनजी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वहाँ पे। एलएनजी एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल है एक तरीके से बिजली बनाने का। तो ये जो पूरा जो एलएनजी प्रोडक्शन है कतर का, वो पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो इस पर टिकी हुई है। इट इज़ नोन एज द गैस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। गैस कैपिटल बोलते हैं इसको, रस लफान सिटी को। रस लफान इंडस्ट्रियल सिटी जो है इसको क्या बोलते हैं अपन? गैस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, मतलब मैं क्या बोलूँ कि इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आपको पूरे अच्छे से पढ़ना है इसको, बहुत डिटेलिंग में पढ़ना है इन सारे फैक्ट्स को, इन सारे इश्यूज़ को, जो भी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, और यूपीएससी इसको टारगेट करेगा ही करेगा, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वो अपन नहीं बोल सकते कि डायरेक्टली कितना पूछ सकता है, बट इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं इस न्यूज़ पे। तो एलएनजी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, अपन इसके बारे में भी पढ़ेंगे। मैं आगे आने वाली सीरीज में ये कवर करूंगा कि एलपीजी और एलएनजी में क्या क्या डिफरेंस होता है, और एलएनजी एलपीजी से कैसे ज़्यादा सेफर है यूज़ करने में। और कुकिंग गैस अपन एलपीजी को बोलते हैं, एलएनजी मेजरली एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट व्हाट इज द ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये भी इजी है, एक बार आप 10 to 15 सेकंड के लिए पॉज करना क्वेश्चन को, और उसके बाद ये टाइम करना। It serves as the maritime border between Israel and Jordan. B, it separates the Mediterranean Sea from the Atlantic Ocean. C, it connects the Red Sea to the Gulf of Aden. D, it is the only sea passage from the Persian Gulf to the open ocean. इट सर्व्स एज द मैरीटाइम बॉर्डर बिटवीन इसराइल एंड जॉर्डन। भैया इसराइल और जॉर्डन तो इस तरफ है, वेस्ट की तरफ, ये कहाँ, बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दो इस ऑप्शन को। बी, इट सेपरेट्स मेडिटेरेनियन सी फ्रॉम द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन कहाँ से आ गया है यहाँ पे, बिल्कुल ही बेकार ऑप्शन, एलिमिनेटेड। इट कनेक्ट्स द रेड सी टू द गल्फ ऑफ एडन। रेड सी जो है वो वेस्ट में है, जो पर्शियन गल्फ है वो ईस्ट में है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो पर्शियन ऑफ गल्फ में लोकेटेड है। डी इसका आंसर होगा, इट इज द ओनली सी पैसेज फ्रॉम द पर्शियन गल्फ टू द ओपन ओशियन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले, इसको मैं फिर मैप पे समझाऊंगा। इट कनेक्ट्स द पर्शियन गल्फ वेस्ट विद द गल्फ ऑफ ओमान ईस्ट। अबाउट 20 to 30% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल ऑयल पासिस थ्रू द 21 माइल वाइड स्ट्रिप। 21 माइल बहुत छोटी सी स्ट्रिप है, यहीं से ग्लोबली जो वर्ल्ड का जो 20 से 30% जो ऑयल होता है वो यहीं से पास होता है। और इसको हमेशा डिस्टिंग्विश करना किससे, ऑलवेज डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द बब एल मैंडेब, रेड सी एग्जिट एंड द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, साउथ ईस्ट एशिया। मैं बता दूंगा क्या है ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए। देखो ये पूरा जो मैप है ना, ये पूरा जो एरिया है यहाँ से लेके, ये भी ले लो आप, इसको भी कवर कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अफगानिस्तान भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वॉर के बीच में भी बहुत ज़्यादा वॉर चल रहा है उनके बीच में, और काफ़ी दिनों से उनके बीच में एस्केलेशन बहुत बढ़ गया है। पाकिस्तान ने भी अभी कुछ दिन पहले एक मेजर मेडिकल फैसिलिटी पे वहाँ पे अटैक कर दिया था अफगानिस्तान में, जिसमें अराउंड 400 लोग मारे गए थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी इसको टारगेट करेगा, और आपको एक एक कंट्री कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, उसकी नेबरिंग कंट्रीज सब कुछ ध्यान होना चाहिए, उसके पास कौन सा समुद्र आता है, उनमें कौन कौन से मेजर रिवर्स हैं, उनकी जोग्राफी, उनमें कहाँ कौन कौन से पहाड़ आते हैं, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, जो जो यहाँ पे सिचुएटेड हैं, जो जो माउंटेन रेंजेस जहाँ पे सिचुएटेड है, उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है कि कौन कौन सी कंट्री कहाँ लोकेटेड है। ये सऊदी अरेबिया है, ये यमन है, ये ओमान है, यूएई ये है, कतर यहाँ पे है, बहरीन यहाँ पे है, ईरान ये है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे आता है। तो वहाँ पे जो अपन बात कर रहे थे बब एल मंडेब, ये कहाँ का है, रेड सी एग्जिट का है। रेड सी यहाँ पे है सऊदी अरेबिया के वेस्ट में, और इसके वेस्ट में क्या है, रेड सी के वेस्ट में ये अफ्रीकन बॉर्डर है। तो ये वाला जो पास है ना, इसको बब आल मांडे बोलते हैं अपन। ये रेड सी से किसको कनेक्ट करता है, गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है ये। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसको कनेक्ट करता है, पर्शियन गल्फ को किससे, गल्फ ऑफ ओमान को, क्योंकि ये ओमान है, ये वाली जो कंट्री है ये ओमान है। तो इस वाले एरिया को अपन बोलते हैं गल्फ ऑफ ओमान, और इसको बोलते हैं अपन पर्शियन गल्फ। ये जो स्ट्रेट है हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, इन दोनों वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। यहाँ से जो वर्ल्ड का 20 से 30% जो ऑयल है वो यहाँ ही से पास होता है। तो शिप्स, जो इंश्योरर्स ने मना किया है कि अगर आप शिप यहाँ से ले जाते हो तो हम यहाँ पे आपको इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे, आप अपने पे हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जाओ शिप्स को, अगर कोई आपका नुकसान होता है तो वो आप पे ही है, हम उसका बर्डन नहीं उठाएंगे। तो वो यही की बात कर रहा है, जो भी शिप्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं उनमें क्या कर रहा है, ईरान यहाँ से अटैक कर रहा है। देखो ईरान के पास कितना बड़ा लेवरेज है यहाँ पे। मैं थोड़ा एक बार मिटाता हूँ इसको पहले।
ये करता है। हाँ, एक बार अपन देखते हैं इस पर। ये देखो, ईरान जो है, ये ईरान है जो पूरा पर्शियन गल्फ है, मेजरली ईरान कंट्रोल करता है इसको, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे तो बहुत ही ज़्यादा लेवरेज है ईरान के पास। तो जो भी ऑयल टैंकर्स यहाँ से पास हो रहे हैं, ईरान उन पे अटैक कर रहा है। और ईरान क्यों अटैक करना है? यूएस और इसराइल को ये मैसेज देने के लिए कि भैया आप हम पे अटैक करोगे तो हम आपकी जो लाइफलाइन है, जो ग्लोबल लाइफलाइन है, जहाँ से आपका तेल आता है, और उस तेल से पे हर चीज़ डिपेंडेंट है, आपकी रोजी रोटी सब चीज़ें, वो हम रोक देंगे यहाँ से। तो आप हमको इतना हल्के में मत लो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे अंडर है, और अगर आपको हमारे साथ वॉर करना है तो आ जाओ, हम भी तैयार हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेवरेज बना के आप पे अटैक करने के लिए। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। पूरा देख लेना, अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान किस जगह पे है पाकिस्तान में, ये पूरा शायद बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है इस साल, क्योंकि वहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट बहुत तेज़ी पे है, और वहाँ पे आर्मी और जो रेबल्स हैं, बलोची रेबल्स जो हैं, उनके बीच में रोज़ स्कर्मिशेस होते रहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा जो एरिया है ना, वो एक तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है वो पिछले एक साल के अंदर। और मिडिल ईस्ट तो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है उससे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारी कंट्रीज़ को देख लेना। सारी कंट्रीज़ पूरे मैप को आपको रट जाना चाहिए, आपके मतलब फ़ोटो खिंच जाने चाहिए इस पूरे मैप के आपके दिमाग में, ताकि जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछे किसी भी कंट्री से रिलेटेड मिडिल ईस्ट में, आप उसको आंसर कर दो। फ्री के मार्क्स है, बिल्कुल वो फ्री के मार्क्स हैं, वो फ्री के मार्क्स आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये बात ध्यान रखना। भले ही टाइम ले लेना इस पे, अगर आप इस पे टाइम देते हो तो वो वर्थ है। कोई फालतू की जो फैक्ट्स वैक्स आते हैं ना रोज के, किसी भी न्यूज़पेपर में आप जैसे छोटा सा आर्टिकल है उसके पीछे बर्बाद कर रहे हो, इससे बढ़िया वो टाइम आप पूरे मैप को रटने में दे देना, पूरे मैप को समझने में दे देना वो टाइम। इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ना आप। अब अपन बात करते हैं वो साउथ पार्स गैस फील्ड जो अपन ने बात की थी ना यहाँ पे, ये जो ईरान में है, वो है इस तरफ कतर के, ये पर्शियन गल्फ में लोकेटेड है। और देखो, रस लफान सिटी भी एकदम कतर के नॉर्थ में ही है, अपन इसको क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है ये। तो ये साउथ पार्स गैस फील्ड जो है, इसको एक्चुअली ईरान और जो कतर है वो जॉइंटली प्रोडक्शन करते हैं इस फील्ड पे। तो जो उसका ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं साउथ गैस फील्ड, वो ईरान कंट्रोल करता है। और जो ये नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं नॉर्थ, जो कौन कंट्रोल करता है, वो कतर कंट्रोल करता है। तो ये एक ऑफशोर गैस फील्ड है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, पर्शियन गल्फ में लोकेटेड है। ये पर्शियन गल्फ है, ये वाला एरिया, ये पूरा जो एरिया है ना, पर्शियन गल्फ है। तो ये ऑनशोर नहीं है, ये ऑफशोर है। ऑफशोर, ऑफशोर का मतलब जो समुद्र में लोकेटेड है, ऑनशोर का मतलब जो लैंड पे लोकेटेड है। तो ये जो पूरी गैस फील्ड है वो पर्शियन गल्फ में लोकेटेड है। जो ऊपर वाला पार्ट है वो साउथ गैस फील्ड बोलते हैं उसको। नॉर्थ गैस फील्ड किसको बोलते हैं, जो कतर कंट्रोल करता है इसकी, वो ये वाला एरिया है। और रस लफान सिटी कहाँ है, वो यहाँ पे है, जिसपे ईरान ने अभी अटैक्स किए हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन, ये भी पढ़ लेना, देख लेना अच्छे से मैप का, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप क्वेश्चन 3 की तरफ। A sharp rise in global Brent crude prices as seen in the current conflict typically leads to which of the following in the Indian economy? A. Improvement in the current account deficit. B. Imported inflation due to rising transportation and production costs. C. A decrease in the fiscal burden of oil subsidies. D. Appreciation of the Indian rupee against the US dollar. क्वेश्चन को पॉज करो 20 से 25 सेकंड्स के लिए, एक बार खुद से अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को, और फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना। इम्प्रूवमेंट इन द करंट अकाउंट डेफिसिट, अरे भैया ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला, कैसे हो जाएगा भाई, आपके जो इम्पोर्ट्स हैं वही अभी महंगे होने वाले हैं। तो करंट अकाउंट डेफिसिट तो बल्कि डेप्रिशिएट ही होगा, एक तरीके से खराब ही होगा, तो ये तो एलिमिनेट करो सबसे पहले। बी, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन ड्यू टू राइजिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑब्वियसली इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन ही तो आएगा। अगर ऑयल महंगा होता है, गैस महंगी होती है, तो एक तरीके से जो महंगी चीज़ें हैं वो अपन इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आएगा अपनी इकोनॉमी में।
क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन कॉस्ट अब बढ़ चुकी हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो बढ़ गई भाई, क्योंकि बहुत बार रीरूट भी करते हैं उनको जो शिप्स हैं, तो उससे भी कॉस्टिंग बढ़ती है। तो ये आज से वैसे इसका एक बस सी भी देख लेते हैं, डिक्रीज इन द फिजिकल बर्डन। नो भैया, डिक्रीज तो कहीं से भी नहीं होने वाला। एप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन रुपी अगेंस्ट द यूएस डॉलर, नो नथिंग। एप्रिशिएट नहीं, डेप्रिशिएट होगा। जो इंडियन रुपी है वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिशिएट होना स्टार्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे डॉलर्स एक तरीके से अपने कंट्री से बाहर जाएंगे। तो डॉलर की जो सप्लाई है इंडियन इकोनॉमी में वो कम हो जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, रुपी डेप्रिशिएट होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ एन इम्पोर्टेड एसेंशियल राइजेज, imported essential like oil rises, it increases the cost of everything else: transport, plastics, fertilizers. Obviously, since India imports 85% of its crude, high global prices automatically push domestic inflation up regardless of internal demand. When oil prices double, India's import bill balloons. If even if our exports stay the same, the gap between what we pay out and what we take in widens. This put pressure on the rupee to depreciate. ठीक है, ये बड़े सेल्फ एक्सप्लेनेटरी से स्टेटमेंट्स हैं, तो ये आपको समझ में आ जाएंगे, इसको इतना समझाने की ज़रूरत है नहीं। और एक बार ये इम्पोर्ट दोनों इवन इफ एक्सपोर्ट्स पे द सेम द व्हाट वी पे आउट एंड व्हाट वी टेक इन वाइडेंस। हाँ ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगी तो अपना डेफिसिट तो बढ़ेगा ना, कि जो अपन प्राइस बढ़ेगी तो होगा क्या कि एक्सपोर्ट तो सेम है। चलो अपन 100 सपोज करो कि अपन 100 यूनिट पहले भी इंपोर्ट कर रहे थे, अभी भी 100 इंपोर्ट कर रहे हैं, बट द थिंग इज कि अब अपन को ज़्यादा डॉलर्स देने पड़ रहे हैं, ज़्यादा कॉस्ट, क्योंकि उनकी कॉस्टिंग बढ़ गई। सारे जो प्राइसेस है क्रूड ऑयल की, गैस की, उनकी बढ़ गई, वो कॉस्टिंग बढ़ गई, तो ऑब्वियसली डेफिसिट जो बढ़ेगा ना वो तो यही है। इसलिए किस पे प्रेशर पड़ेगा, रुपी के डेप्रिशिएट होने पे प्रेशर पड़ेगा। रुपी की जो डिमांड है वो कम होगी, यूएस डॉलर की डिमांड ज़्यादा होगी, इस वजह से रुपी का डेप्रिशिएशन होगा। द हब्शान एंड बब फील्ड्स रिसेंटली टारगेटेड आर क्रिटिकल ऑनशोर एसेट्स ऑफ विच कंट्री? ए यूएई, बी ओमान, सी कुवैत, डी इराक। ये भी न्यूज़ में था, क्योंकि ईरान ने इन फील्ड्स पे भी अटैक किया था। तो एक बार पॉज करो वीडियो को और फिर उसके बाद ये अटेम्प्ट करना क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूएई। While the UAE has massive offshore rigs, Habshan is a nerve center for gas processing, and Bab is one of its oldest and largest onshore oil fields. Targeting these indicates a shift from attacking ships to attacking source points. Although UAE में बहुत सारे ऑफशोर रिग्स हैं, इसका मतलब ये है कि उनके पास बहुत सारे ऑफशोर प्लांट्स हैं। ऑफशोर का मतलब जो समुद्र पे लोकेटेड है, सी पे लोकेटेड है। हब्शान इज अ नर्व सेंटर फॉर गैस प्रोसेसिंग। हब्शान क्या है, हब्शान और बब क्या है, वहाँ पे गैस प्रोसेस होती है। एंड बब इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑनशोर ऑयल फील्ड्स। बब में है ऑनशोर ऑयल फील्ड्स हैं, और जो हब्शान है वो क्या काय के लिए यूज़ करते हैं, गैस प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। और ये दोनों ऑफशोर फील्ड्स हैं, ऑफ सॉरी ऑनशोर फील्ड्स है। इसका मतलब ये है कि वो लैंड पे लोकेटेड है, दोनों के दोनों जो साइट्स हैं। ये भी देख लेना, यूपीएससी यहाँ पे फंसा सकता है ऑनशोर और ऑफशोर में। तो अगर कोई स्टेटमेंट में ऑनशोर या ऑफशोर लिखा हुआ है किसी भी जगह से रिलेटेड, तो एक बार अच्छे से उसे चेक कर लेना कि क्या ऑफशोर ऑनशोर, क्योंकि उन स्टेटमेंट्स में, उन वर्ड्स में यूपीएससी आपको फंसा सकता है। अच्छा, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, क्वेश्चन देखते ही एक बार ये एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन में और तभी अटैम्प्ट करना। तो ये बात ध्यान रखना, ऑनशोर ऑयल फील्ड है बब, तो हब्शान जो है वो नर्व सेंटर है किसका, गैस प्रोसेसिंग का। टारगेटिंग दीज इंडिकेट्स अ शिफ्ट फ्रॉम अटैकिंग शिप्स टू अटैकिंग सोर्स पॉइंट्स। कि भैया अभी तो ईरान शिप्स पे अटैक कर रहा था, कि मतलब माल तो आ रहा था कम से कम, अब तो वो बोल रहे हैं कि भैया हम सोर्स पॉइंट्स पे अटैक कर रहे हैं। सोर्स पॉइंट मतलब वो जहाँ पे माल बनता है। माल कहाँ बनता है, जो ये फील्ड्स हैं जैसे हब्शान बब। तो उन्होंने बोला कि आप, हम वहीं पे अटैक कर देंगे, आप भैया माल बना ही नहीं पाओगे। शिप्स में माल डाल के उसको ट्रांसपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये कहना चाह रहा है। Question 5. The targeting of LNG infrastructure in the Middle East has a disproportionate impact on Europe because A. Europe has no domestic renewable energy sources. B. The Middle East provides 100% of Europe's natural gas. C. Europe recently shifted away from Russian piped gas towards seaborne LNG. D. European cars run primarily on natural gas. ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चन है ये। मतलब इतना ईजी है नहीं जितना आपको देखने में लग रहा है। तो आप इसमें एटलीस्ट 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और अच्छे से पढ़ें क्वेश्चन को, सारे ऑप्शंस को देखें और फिर उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखें इसका। तो एक बार अपन एक एक स्टेटमेंट देखते हैं। यूरोप हैज़ नो डोमेस्टिक रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज।
नो, बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि मतलब उनके पास कोई डोमेस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ही नहीं है। अरे भैया सोलर तो हर जगह ही होता है, तो ये तो सबसे पहले एलिमिनेट होगा। बी, द मिडिल ईस्ट प्रोवाइड्स 100% ऑफ यूरोप्स नेचुरल गैस। ऑब्वियसली 100% तो कैसे कर देगा, 100% तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया कि मतलब और कोई कंट्री से आ ही नहीं रहा। यूरोप रिसेंटली शिफ्टेड अवे फ्रॉम रशियन पाइप गैस टूवर्ड सी बॉर्न एलएनजी। ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये हो सकता है। डी, यूरोपियन कार्स रन प्राइमरीली ऑन नेचुरल गैस। ये भी स्टेटमेंट थोड़ा अजीब सा है कि यूरोपियन कार्स रन प्राइमरीली ऑन नेचुरल गैस। बहुत ही अजीब सा स्टेटमेंट है डी। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिख रहा है वो सी है, यूरोप रिसेंटली शिफ्टेड अवे फ्रॉम रशियन पाइप गैस टूवर्ड सी बॉर्न एलएनजी। इसका आंसर करेक्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना अच्छे से। Since the 2022 invasion of Ukraine, Europe has shifted away from long-term Russian pipeline contracts towards the global LNG spot market. ये मैं समझाऊंगा, LNG spot market important है ये। Unlike long-term contracts with fixed prices, spot market prices react instantly to news. When Ruslafan was hit, Dutch TTF, that is the European gas benchmark, spiked up 35% in a single morning. Europe is now in direct price war with China, Japan, and South Korea. Because Europe has fewer alternative energy resources than some Asian nations who are currently reverting to coal, European buyers are forced to pay a desperation premium to divert US LNG tankers away from Asia. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब से 22 में रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन स्टार्ट किया था, यूरोप पे बहुत प्रेशर आया यूएस से कि आप रशिया से गैस लेना बंद करो। जो वहाँ पे जो पाइपलाइन था, एक तरह आपने सुना होगा नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, नॉर्थ स्ट्रीम 1, नॉर्थ स्ट्रीम 2, वहाँ से गैस एक्चुअली ट्रांसपोर्ट होती थी कहाँ से, रशिया से यूरोप की तरफ। तो वहाँ से तो काफ़ी कम हो गया रशिया से जो उस गैस का आना। तो उन्होंने क्या किया, किसकी तरफ बढ़ गए, वो किसकी तरफ डाइवर्ट हो गए, वो हो गए थे ग्लोबल एलएनजी स्पॉट मार्केट। ग्लोबल एलएनजी स्पॉट मार्केट किस पे डिपेंडेंट है मेनली, वो है कतर पे। क्योंकि अपन ने शुरू में पढ़ा था कि कतर जो है सबसे एक तरीके से गैस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे ज़्यादा एलएनजी कहाँ प्रोड्यूस होती है, कतर के अंदर। तो एक तरीके से यूरोपियन मार्केट जो है वो हो गया एक्सपोज किससे, स्पॉट मार्केट के सामने। अब स्पॉट मार्केट क्या होता है, पहले अपन समझते हैं फ्यूचर मार्केट क्या होता है। फ्यूचर मार्केट एक तरीके से यूरोप जब रशिया से तेल गैस लेता था उस टाइम पे 2022 से पहले, तो वहाँ पे एक्चुअली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ करते थे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या फ़ायदा होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पे प्री डिटरमेंट प्राइस होती है। कि मैं बोलूँगा कि आगे आने वाले एक महीने में, या फिर मैं बोलूँ अप्रैल के अंदर मुझे 100 यूनिट गैस चाहिए और मुझे इतनी प्राइस पे चाहिए, सपोज करो कि 50 रुपये पर यूनिट। तो वो ऑलरेडी फिक्स है वहाँ पे। अब होगा क्या कि मैंने एक तरीके से वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको सिक्योर कर लिया। अब अगर अप्रैल में कितनी भी प्राइस होती है, अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है, सपोज करो 50 से 55 हो गई या 60 हो गई, तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी वो प्रॉमिस हो चुका है कि अप्रैल में मेरे पास 100 रुपये में 100 यूनिट आएगी 50 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। तो उसको बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, जिनको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं। तो रशिया से तो उनका ये अरेंजमेंट था यूरोप का कि ज़्यादातर जो तेल वो गैस था वो ज़्यादातर वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से लेते थे या फिर फ्यूचर मार्केट के हिसाब से लेते थे। अब उनका क्या हो गया कि अब वो एक्सपोज हो गए स्पॉट मार्केट में। स्पॉट मार्केट में क्या होता है, स्पॉट मार्केट में ऑन द स्पॉट प्राइस डिसाइड होती है। कि यूरोप ने बोला कि भैया मुझे 100 यूनिट तेल चाहिए अभी आगे आने वाले 4-5 दिनों में, तो कतर बोलेगा कि भैया देखो अभी जो प्राइस है वो 60 रुपये पर यूनिट चल रही है, तो आप दे दो। तो ऑन द स्पॉट एक तरीके से ट्रांजैक्शन होता है वहाँ पे कि अभी अब होगा क्या कि चलो आज तो मैंने 60 रुपये पर यूनिट के हिसाब से ले लिए, अब 4 दिन बाद यूरोप बोलता है कि यार मुझे और चाहिए गैस। तो कतर बोलेगा ठीक है दे दो, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो 70 हो चुकी है। तो अगर आप 70 रुपये देने को तैयार हो उस यूनिट के, तो आप ले लो। तो एक तरीके से क्या है कि वो बहुत ही इंस्टेबिलिटी आ जाती है जब ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन होती है ना, कि स्पॉट मार्केट बहुत ज़्यादा हिल जाता है। इसी वजह से अपन देखेंगे अनलाइक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद फिक्स प्राइसेस, स्पॉट मार्केट प्राइसेस रिएक्ट इंस्टेंटली टू न्यूज़। और ऐसे जो न्यूज़ होती है ना कि वॉर हो गया
ऑयल फील्ड पे अटैक कर दिया, उससे क्या है वो स्पॉट मार्केट सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, वो सबसे पहले रिएक्ट करता है इस चीज़ पे। तो when Ras Laffan was hit, Dutch TTF spiked 35% is in a single morning। जो यूरोपियन गैस बेंचमार्क है जहाँ से प्राइस डिसाइड होती है, वो 35% बढ़ गया एक दिन के अंदर जैसे ये वाली न्यूज़ आई। तो देखो कितना महंगा पड़ गया यूरोप को मिडिल ईस्ट से गैस लेना। यूरोप इज नाउ इन डायरेक्ट प्राइस वॉर विद चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। Because Europe has fewer alternative energy sources than some Asian nations who are currently reverting to coal, European buyers are forced to pay a desperation premium to divert US LNG tankers away from Asia। देखो, कतर के जो प्राइमरी क्लाइंट्स हैं एक तरीके से उसके एलएनजी को जो सबसे ज़्यादा बाय करते हैं वो एशियन नेशंस हैं, और इंडिया उसमें सबसे बड़ा है। इंडिया और चाइना, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, जापान, साउथ कोरिया, ये सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं कतर कतर में जो एलएनजी प्रोड्यूस होती है। अब होगा क्या कि उनका ऑलरेडी वहाँ पे डीलिंग है कि कतर वहाँ पे ऑलरेडी उसको तेल देना है, और अब तेल का जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो गया है। और जो एशियन मार्केट के साथ कतर की जो डीलिंग है ना एशियन कंट्रीज़ के साथ, वो ज़्यादातर फ्यूचर में है, मतलब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में है। तो उनको वो वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको तो फुलफिल करना ही पड़ेगा कि भैया जो इंडिया चाइना इनको जो प्रॉमिस किया है कि इतनी गैस हमको आपको पहुंचानी है वो तो हम आपको देंगे ही। तो प्रोडक्शन कम हो गया, और जो बची कुची गैस है वो स्पॉट मार्केट पे ट्रेड हो रही है, और स्पॉट मार्केट में स्पॉट मार्केट के थ्रू कौन लेता है गैस को, वो लेता है यूरोप। तो यूरोप के लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया ये। अब यूरोप को स्पॉट मार्केट में जैसी प्राइसेस बढ़ेगी उसको ज़्यादा एक तरीके से डेस्परेशन प्रीमियम देना पड़ेगा, क्योंकि कतर तो बोलेगा भैया मैं तो ये वाला जो कंटेनर है, सपोज करो गैस का कंटेनर, ये तो मैं चाइना, साउथ कोरिया, इंडिया इनको भेज रहा हूँ, आप क्या करोगे? तो बोलेंगे कि भैया हम आपको ज़्यादा प्राइस दे देते हैं, आप हमें दे दो क्योंकि हमें ज़्यादा इसकी नीड है। तो इसलिए यूरोप को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया ये वाला वॉर एक तरीके से। और इस पे इसराइल ने जब से ये साउथ पार्स फील्ड पे अटैक किया है उसके बाद, और ईरान ने जो रिटेलिएटरी अटैक्स किए बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ पे, इस पे बहुत ज़्यादा टोल आया है इकोनॉमी पे, वर्ल्ड इकोनॉमी पे। और इसका इफेक्ट आगे आने वाले टाइम में और आएगा, इसके रिपल इफेक्ट्स भी बहुत सारे होंगे, वो देखेंगे अपन जैसे जैसे इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं आगे आने वाले टाइम में। तो अभी तो ये वाली चीज़ है, और ये बात भी ध्यान रखना कि इंडिया अपना जो एलएनजी है उसका जो मेजर इंपोर्टर है इंडिया का, वो कतर ही है। कैसे? क्योंकि इंडिया जो है अपना मोर देन 40% जो 40% ऑफ एलएनजी इंपोर्ट्स हैं उसके, वो कतर से आते हैं। सेकंड नंबर पे कौन आता है? यूएस से आता है। और बाकी नेशंस कौन कौन है? ओमान है, ऑस्ट्रेलिया है, अंगोला है, नाइजीरिया है, ओमान है। ये सब कंट्रीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। जो जैसे ये वाली न्यूज़ आई कि ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर दिया, तो इंडिया ने भी फिर रिकंसिडर किया कि अब हमको जो हमारा जो ऑयल गैस की जो सोर्सेज हैं, या फिर वो हमारे जहाँ से हम जिन कंट्रीज से हम इंपोर्ट करते हैं गैस को, हमें डाइवर्सिफाई करने पड़ेंगे वो सोर्सेज। तो इंडिया ने अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया, अंगोला, नाइजीरिया इन कंट्रीज से बात की है कि हमें आपसे और ज़्यादा गैस चाहिए, क्योंकि कतर से तो अब थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन जो है बहुत मेजर तरीके से हिट हो गया है। तो ये वाला फैक्ट भी आप अच्छे से देख लेना कि इंडिया किन किन कंट्रीज से एलएनजी इंपोर्ट करता है। कतर जो है सबसे मेजर इंपोर्टर है इंडिया का एलएनजी पर्सपेक्टिव से। सेकंड नंबर पे यूएसए आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, ओमान, यूएई, ये सब कंट्रीज आती है। क्योंकि अभी तो देखो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज तो खुद ही गड्ढे में, यूएई, ओमान सब पे अटैक करे जा रहा है ईरान, तो वहाँ पे भी देखो प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा हिट हुआ है। इस वजह से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, अंगोला, यूएसए इनसे बात करी है कि हम आपसे एलएनजी अब और ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे। तो आज के लिए इतना ही एस्पिरेंट्स। ये वाले जो टॉपिक है ईरान इसराइल वॉर, इसकी वजह से बहुत सारी न्यूज़ आए जा रही हैं। तो ये सिर्फ एक वीडियो के अंदर कवर नहीं हो सकता, मैं इस पर मल्टीपल सीरीज़ करूँगा, और जैसे जैसे इवेंट्स अनफोल्ड होंगे मैं उस पर वीडियो बनाता रहूँगा, और आपको उनसे रिलेटेड जो मेजर क्वेश्चंस हैं, और इसमें मैं कर क्या रहा हूँ कि आपको क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको इवेंट्स भी समझा रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें थोड़ा डिटेलिंग भी बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो क्वेश्चन तो एक बहाना है, क्वेश्चन से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, लेकिन इन वीडियोस को देख के आपको थोड़ी डेप्थ भी पता पड़ेगी कि टॉपिक्स को अपन को कैसे एनालाइज करना है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मैं सिर्फ फैक्ट्स को रटाने में बिलीव नहीं करता, मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, उसको एनालाइज करें, और उसमें जो मेजर एरियाज़ हैं, या फिर मैं बोलूँ बहुत सारे ग्रे एरियाज़ हैं, या फिर बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो कैसे इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो उस चीज़ को लेके मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। क्वेश्चन ठीक है, आपका प्रीलिम्स आ रहा है, आपको उस पर
बहुत ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन ऐसे जो इवेंट्स होते हैं जैसे जो वॉर चल रहा है, तो उसमें आपको थोड़ा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी होना चाहिए आपका एग्जाम के अंदर, वरना आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो आगे आने वाले अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एलएनजी और एलपीजी को लेके, और उससे रिलेटेड जो 5 मेजर क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं वो डिस्कस करूंगा, और क्या क्या चीज़ें अपन को देखनी है उस न्यूज़ से रिलेटेड वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।